अब अपन प्रश्न संख्या 7 के बारे में बातचीत करते हैं। 7 में क्या दे रखा है बेटा? यहाँ पर है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए जिसके अंदर अवयव क्या है, x बिलोंग्स टू z। z क्या होता है बेटा? यहाँ पर पूर्णांकों का समुच्चय, और x ऐसा है कि 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, या 12 से छोटा है या 12 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर दिए गए संबंध R में जो संबंध R है वो क्या दे रखा है कि a, b तो क्रमित युग्म है, और वो ऐसा है कि a और b, a में से b को घटाओ और उसका पूर्णांक निकालो तो वो 4 का गुणज आना चाहिए। 4 का गुणज का मतलब ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसमें 4 का भाग लगाओ तो शेष पूर्णांक बचे। क्या बचे? शेष पूर्णांक, और वो पूर्णांक इसमें विद्यमान होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब इसका हल ज्ञात करने जाते हैं। तो सबसे पहले लिखा अपन ने हल, और आपको याद है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन कि क्या दिया है। यहाँ पर क्या दिया है मेरे लाल? यहाँ दिया है समुच्चय ए, और समुच्चय ए ऐसा है कि इसका प्रत्येक अवयव x है, और x जो है वो पूरी तरह से विद्यमान है z में। z क्या है? यहाँ पर पूर्णांकों का समुच्चय, और 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, 12 से छोटा है या 12 के बराबर है। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो अब भी गलत नहीं होगा कि क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ये आ गया था। ये अपने को दे रखा है समुच्चय ए। ठीक बेटा, एक अपने को संबंध दे रखा है। संबंध क्या है बेटा? आर संबंध में क्या दिया हुआ है अपने को? आर संबंध में दिया हुआ है कि साहब एक क्रमित युग्म में a, b, और वो इस प्रकार से है कि अगर a में से b को घटाया जाए और उसका मापांक निकाला जाए तो ऐसी स्थिति में जो मान प्राप्त होगा वो 4 का गुणज मिलेगा। ठीक है बेटा, अब अपने को ये बताना है क्या ये तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध के लिए अपन क्या काम करते हैं? तुल्यता संबंध के लिए अपने को दिए गए संबंध को स्वतुल्य सिद्ध करना पड़ता है, सममित सिद्ध करना पड़ता है, संक्रामक सिद्ध करना पड़ता है। ये तीनों बातें अगर सिद्ध हो जाती है तब जाकर अपन कहते हैं कि दिया गया संबंध जो है वो एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले नंबर पर आते हैं, नंबर 1 किस पर बेटा? स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध, ये चेक करते हैं कि साहब ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है। देखो बेटा, स्वतुल्य संबंध क्या कहता है कि प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना चाहिए। ठीक है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो मैंने देखा कि यहाँ पर अगर मैं 0 - 0 करूं तो क्या मिलेगा? 0। और साहब 1 - 1 करूं तो 0, 2 - 2 करूं तो 0, 3 - 3 करूं तब भी 0। ऐसे करके अगर मैं यहाँ पर 12 - 12 करूं, 12 - 12 तब भी क्या मुझे मिलेगा? 0। अच्छा ये बताओ कि ये 0 जो है ये 4 का गुणज है कि नहीं है? तो आपको पता होगा गुणज का मतलब कि ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसमें 4 का भाग लगाएं तो एक पूर्णांक मिले। तो अगर आप 0 में 4 का भाग लगाओगे तो क्या मिलेगा बेटा? पूर्णांक। क्या मिलेगा? 0। 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा? 0, और 0 पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब अगर अपन a - a करते हैं, ये a कहां से लिया अपन ने?
ए लिया अपन ने समुच्चय ए से। आप किसी भी अवयव को लो समुच्चय ए से, ए माइनस ए करने पर अपने को जो मिल रहा है, जो राशि मिल रही है वो क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि साहब ए कोमा ए जो है वो संबंध आर में, जो संबंध आर में विद्यमान है। अब संबंध आर में विद्यमान है, ठीक है, बिलोंग्स टू आर कर दिया तभी हो गया कि ए कोमा ए संबंध आर में विद्यमान है। इसका मतलब आर जो है एक स्वतुल्य, आर एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है बेटा, ये हो गया था स्वतुल्य संबंध। पहली बात सिद्ध हो गई कि दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध है। अब आते हैं अपन दूसरे नंबर पर, देखते हैं कि दिया गया संबंध सममित संबंध है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने संबंध को लिख लेता हूँ। क्या है बेटा, वो ए कोमा बी, और ए कोमा बी इस प्रकार है कि ए में से अगर बी को घटाया जाए, ए में से अगर बी को घटाया जाए और उसका पूर्णांक निकालें तो वो क्या मिलेगा बेटा, 4 का गुणज। ये अपना संबंध है, ठीक है बेटा। अब क्या है, दूसरे नंबर पर अपन क्या देख रहे हैं, सममित संबंध, सममित संबंध। सममित संबंध में क्या है देखें जरा कि साहब ए का बी से संबंध होने पर बी का ए से भी अगर वही संबंध होता है तो दिया गया संबंध सममित संबंध होता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखा कि अगर ए कोमा बी आर में विद्यमान है तो इसका तात्पर्य है कि ए माइनस बी ये जो है 4 का गुणज होगा, यही है 4 का गुणज है, ये दे रखा। अगर मैं यहां पर ये लिखूं कि a माइनस बी की जगह ये लिखूं माइनस और b माइनस ए, मैंने क्या काम करा, इसको चेंज कर दिया, बदल दिया। देखो आप, a को b में और b को a में। तो यहाँ पर चूंकि ये क्या है अपने पास में मापांक, मापांक में क्या होता है, ये धनात्मक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा अपने पास में b माइनस ए। अब ये जब ये 4 का गुणज है तो ये भी 4 का गुणज होगा, तो ये 4 का गुणज है। अब 4 का गुणज है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ बेटा, इसका तात्पर्य ये हुआ कि ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी विद्यमान होगा किसमें, आर में। जब ए कोमा बी आर में है और बी कोमा ए भी आर में आ जाए तो ऐसी स्थिति में कहेंगे कि आर एक सममित संबंध है, सममित संबंध है, ठीक है बेटा, संबंध है। ये बहुत आसान सी बात है। अब आते हैं संक्रामक संबंध पर। नंबर 3 में क्या दे रखा है अपने को, संक्रामक संबंध। हाँ बेटा, संक्रामक, संक्रामक संबंध। नंबर 3 में क्या दे रखा है बेटा, संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध में क्या है वो देखें। संक्रामक संबंध ये कहता है कि साहब ए बी सी अगर 3 राशियों में ऐसा रिश्ता हो कि ए का बी से संबंध हो, बी का सी से हो, तो ऐसा होने पर ए का अगर सी से संबंध भी वही होता है तो वो संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। मैंने क्या काम करा कि 3 संख्याएं ए बी सी ये ले ली समुच्चय ए से, ठीक है, और बताया कि साहब ए कोमा बी ये विद्यमान है आर में। इसका मतलब ये है कि साहब ए माइनस बी जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ऐसे ही साहब बी कोमा सी ये विद्यमान है आर में, और साहब बी माइनस सी
ये भी क्या है, 4 का गुणज है। जब ऐसा होता है कि a माइनस बी भी 4 का गुणज है और b माइनस सी भी 4 का गुणज है, तो इसको देखकर पता चलेगा कि साहब a माइनस सी ये भी क्या होगा बेटा, 4 का गुणज होगा। और यहां पर अपन लिखेंगे कि a कोमा सी विद्यमान है किसमें, संबंध R में। तो इसका मतलब R जो है एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब R एक संक्रामक संबंध है, यहां तक आगे से। तो अब अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, चूंकि दिया गया संबंध, चूंकि दिया गया संबंध ठीक है, स्वतुल्य सममित व संक्रामक संबंध है, इसलिए दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। वेरी आसान सी बात, ठीक है बेटा। तो अपना जो दिया गया संबंध था ये कैसा संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नंबर 8। निम्नलिखित निम्न संबंधों में स्वतुल्यता, सममितता और संक्रामकता की जांच करनी है। मतलब अपने को ये बताना है कि ये संबंध जो है ये स्वतुल्य संबंध है, संक्रामक है, सम्मित है कि नहीं है। क्या संबंध है साहब कि m और n दोनों कैसे हैं, विषम। और m और n दोनों कहां से लिए गए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन निकालते हैं हल में क्या है बेटा, दिया है, क्या दिया है, n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 6, यही तो है बेटा, और आगे तक। और साहब जो संबंध है जिसका नाम इन्होंने दे रखा है R1, वो ऐसा है कि साहब m, n, और ये इस प्रकार से है कि m तथा n दोनों कैसे हैं बेटा, दोनों विषम है, ये आ गया। अब क्या काम करते हैं अपन, ये जांच करते हैं कि ये स्वतुल्य है, कि सम्मित है, कि संक्रामक है। तो यहां पर आए पहला नंबर, स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध में क्या है बेटा, स्वतुल्य संबंध ये कहता है कि प्राकृत संख्याओं n के समुच्चय में प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना चाहिए। जो संबंध ये नियम बनाया अपन ने, R1 जो निकाला, इसमें स्वयं का संबंध स्वयं से जरूर होना चाहिए। तो देखते हैं बेटा, मैंने एक m जो है अवयव लिया कहां से, समुच्चय n से। मतलब यह है कि मैंने एक m संख्या ले ली कहां से, समुच्चय n से। विषम संख्या है साहब। अगर m विषम संख्या है तो आप याद रखो कि अगर मैं लिखूं m जो है ये क्या है, विषम संख्या, ठीक। तो m, m ये विद्यमान होगा किसमें, R1 में। क्यों विद्यमान होगा साहब कि m तथा m ये दोनों से एक जैसी तो है, तो दोनों कैसी होगी, विषम, दोनों विषम है। तो इसका मतलब m, m R1 संबंध में विद्यमान है, तो अपन कह देंगे कि R1 एक स्वतुल्य संबंध है।
ठीक है बेटा, R1 एक स्वतुल्य संबंध है। अब बात करते हैं अपन स्वतुल्य संबंध आने के बाद में सममित संबंध नंबर 2। नंबर 2 में क्या बात कर रहे हैं अपन? सममित संबंध। अच्छा बेटा, सममित संबंध में क्या है? अपन ने m, n ये दो संख्याएं ली, कहां से? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। और अपन कह रहे हैं कि साहब m, n ये विद्यमान है किसमें? R1 में। और ऐसे है कि m तथा n दोनों विषम है। दोनों कैसी है बेटा? विषम। तो इसका मतलब ये हुआ कि n तथा m ये दोनों कैसे होंगे? विषम होंगे ना, विषम। तो ऐसी स्थिति में अपन कह सकते हैं कि साहब n, m ये भी विद्यमान होगा किसमें? R1 में। तो यहाँ पर R1 जो है ये एक सममित संबंध है। सममित संबंध है, क्या क्या? R1 एक सममित संबंध है। अब आते हैं नंबर 3 पर, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध ये क्या है बेटा? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में ये कहता है कि A का B से संबंध हो, B का C से हो। ऐसा होने पर यदि ऐसा हो जाए कि A का C से संबंध हो जाए तो अपन ऐसे संबंध को संक्रामक संबंध कहते हैं। तो मैंने 3 संख्याएं ली, M, N और L। कहां से ली? ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। और मैंने कहा कि साहब M, n विद्यमान है R1 में। मतलब मैंने कहा कि M तथा N दोनों कैसी हैं? विषम है। दोनों कैसी संख्या है? दोनों विषम संख्याएं, विषम संख्याएं हैं। ठीक है बेटा, या अब ये भी मैं ही कह रहा हूं कि साहब N तथा L ये भी विद्यमान है R1 में। इसका मतलब N तथा L ये दोनों क्या है? दोनों विषम है। ठीक है साहब, जब M और N विषम है, N और L विषम है, तो M और L भी तो विषम होगी। तो यहाँ पर ऐसा होगा बेटा कि M और L ये भी R1 में विद्यमान है। यहाँ पर M तथा L दोनों विषम है। दोनों कैसी है बेटा? विषम है। ठीक है, दोनों संख्याएं कैसी हैं? विषम। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि साहब M, L चूंकि R1 में है तो इसलिए R1 जो है ये एक संक्रामक संबंध है। एक संक्रामक संबंध है। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये क्या है? M, L काय में है? संक्रामक संबंध है। ठीक है।